हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एडुटेरिया के द्वारा लाए गए 71st बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट आप जानते हैं कि मार्केट में हाईली डिमांडेड होता है। ऐसे में हर कोई इस टेस्ट को लगाना चाहता है, तो इसी को ध्यान में रख के हम इस प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टेस्ट पेपर को डिस्कस करने से पहले कुछ बातें हैं, ठीक है। पहली बात ये कि जितने भी क्वेश्चन हैं हम सबका सॉल्यूशन करेंगे, साथ में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए उसको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। दूसरी बात ये कि इस पूरे प्रश्न को आप केवल टेस्ट के रूप में ना देखें, बल्कि इसको इस रूप में देखें कि ताकि आपका वैल्यू एडिशन हो सके। हो सकता है कुछ प्रश्न आप नहीं जानते होंगे, उसको आप एक तरह से अपने लिए वैल्यू एडिशन के रूप में देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस टेस्ट पेपर को लगा लिए होंगे, ठीक है, लगा लिए होंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग टेस्ट पेपर लगा लेते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप टेस्ट पेपर को लगा लिए हैं तो भी आपको इस डिस्कशन को सुनना चाहिए। क्यों? देखिए, एक बार हम अपने से पढ़ते हैं, फिर उसी चीज़ को किसी और के द्वारा सुनते हैं। जब किसी और के द्वारा सुनते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है उसको याद रखना। हो सकता है कि जिसके द्वारा आप सुने हैं उसका अप्रोच कुछ अलग हो, तो उस अप्रोच के वजह से भी वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। सो यही था बात। इसमें से बहुत सारी बातें ऑलरेडी आप लोग इस चीज़ से एग्री करते ही होंगे। सो ठीक है, फ़िलहाल हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला हिस्ट्री का सेक्शन है, ये वॉल्यूम 1 है एडुटेरिया का, ठीक है, और उसका ये पहला टेस्ट है। हिस्ट्री सेक्शन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का ही है। ऑब्वियसली जिस तरह से बीपीएससी में पेपर आता है, हिस्ट्री में भी पहले एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडिएवल आता है, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये है पहला, ये कि आरंभिक पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो हमें गलत कथन का चुनाव करना है, ठीक है। इस पहला है, इस युग में मानव खाद्य संग्राहक था। दूसरा, इस युग में विदारणी एक प्रमुख औजार था। तीसरा है, इस युग के निवास स्थल सोहन घाटी से मिले हैं। और चौथा है, इस युग में खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। आप अपने आंसर पहले टिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये है पहला, ये कह रहा है कि इस युग में मानव खाद्य संग्राहक था। क्या बात सही है ये? तो ये पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि मानव जो था उस समय वो खाद्य संग्राहक नहीं था। मानव क्या था? उसमें मानव शिकार करता था, शिकार करके अपना पेट भरता था। तो ये पहला ऑप्शन जो था, वो जो ये है पहला आंसर हमारा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और हमें गलत का ही चुनाव करना था, ठीक है। तो ये पहला जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है कि इस युग में विदारणी एक प्रमुख औजार था, तो बिल्कुल विदारणी एक औजार था, है ना। इस युग के निवास स्थल सोहन घाटी से मिले हैं। हाँ, सोहन घाटी से इसका प्रमाण मिला है। और ये सोहन घाटी है कहाँ पे? तो ये सोहन घाटी पाकिस्तान में, ठीक है। सोहन घाटी कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में। इसमें कह रहा है कि चौथा में, इस युग में खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। न केवल खंडक का, बल्कि इसमें क्या होता था? कुल्हाड़ी होता था, कुल्हाड़ी होता था। उसके बाद क्लीवर होता था, क्लीवर, एक क्लीवर होता था, ठीक है, क्लीवर। साथ ही होते एक चॉपर होता था, चॉपर, ठीक है, चॉपर। ये खंडक को ही चॉपर कहते थे, खंडक को ही चॉपर कहते हैं। तो ये सब औजार थे उस समय जो मानव के द्वारा उपयोग में लाए जाते थे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ये था पहला क्वेश्चन, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथ में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के विजय का वर्णन किनके ग्रंथ में मिलता है? भास के ग्रंथ में मिलता है, शूद्रक, विशाखदत्त, किसके ग्रंथ में मिलता है? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का जो वर्णन मिलता है वो हमें विशाखदत्त में मिलता है। किसमें मिलता है? विशाखदत्त में मिलता है।
ये है विशाख दत्त, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, विशाख दत्त। विशाख दत्त जानते हैं कि ये मुद्रा राक्षस इनकी रचना है, ठीक है, और ये एक संस्कृत नाटक है, बहुत प्रसिद्ध है संस्कृत नाटक, उसी में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। और ये दूसरा है भास। भास किसकी रचना है? ये जो है स्वप्न वासव दत्त, ये है उनकी। बी ऑप्शन है शूद्रक। शूद्रक के द्वारा कौन सी प्रसिद्ध रचना है? तो यह है मृच्छकटिकम, ठीक है, शूद्रक की रचना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भास का स्वप्न दाशव दत्त, शूद्रक का मृच्छकटिकम, और विशाख दत्त तो मुद्रा राक्षस इसका है ही, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए? यानी मौर्य का जो उत्तराधिकारी होता है उसको बताना है, ठीक है। शुंग वंश, पाल वंश, वर्धन वंश, कण्व वंश, कौन था? तो इसका जो मौर्य का उत्तराधिकारी होता है वो शुंग वंश का शासक होता है। क्यों? क्योंकि जो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, वो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर शुंग वंश हो जाएगा, ठीक है। शुंग वंश के बारे में और भी आपको चीज़ कुछ याद रखना चाहिए। संस्थापक तो बता दिए कि पुष्यमित्र शुंग थे। इसकी जो राजधानी थी, इसकी 2 राजधानी थी। प्रारंभिक राजधानी थी कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र में था, ठीक है, पाटलिपुत्र में था पाटलिपुत्र। दूसरा जो इसका राजधानी था वो था विदिशा। कहाँ पे था? विदिशा था, ठीक। और जो पुष्यमित्र शुंग थे उसी के संरक्षण में महर्षि पतंजलि रहते थे। ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये तीसरा आंसर हो जाएगा शुंग वंश, पहला ऑप्शन, ओके। उसके बाद है चौथा, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया? शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया। खिलजी वंश का ये कौन सा शासक था? तो ये शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था ये, ठीक है। ये हमारा आंसर बी हो जाएगा, बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बारे में देखते हैं, ऑप्शन ए जो है अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश का सबसे महान शासक था, ठीक है। इसने क्या दिया था? इसी से मिलता जुलता एक सिद्धांत दिया था, वो था कौन सा सिद्धांत? राजत्व का सिद्धांत, राजत्व का सिद्धांत, ठीक है, राजत्व का सिद्धांत था इसका, समझे, राजत्व का सिद्धांत था ये, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, ठीक, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर में मिलाने वाला है, ठीक है, निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, एडुआर्डो बारबोसा, फर्नाओ नूनीज, ठीक, आप मिला सकते हैं इसको। तो इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बताने वाले हैं। आप उसको बस इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए आप उसको प्रीडिट करेंगे, बाकी अदरवाइज इसको बिल्कुल नहीं लेंगे। तो हम मिलाते हैं इसको, ठीक है। पहला है निकोलो डी कॉन्टी। हम जो बोलेंगे बस आपको उसी बात पे ध्यान रखना है, बाकी उसको अदरवाइज नहीं लेंगे। निकोलो डी कॉन्टी, हम क्या कहेंगे इसको? पहले तुम निकलो यहाँ से, पहले तुम निकलो यहाँ से, निकलो से निकोलो, पहले से आ गया प्रथम, ठीक है, निकोलो आ गया, यहाँ पे प्रथम आ गया, ठीक, पहले तुम निकलो, यानी निकोलो डी कॉन्टी जैसे ही आएगा हम लगाएंगे देवराय प्रथम में, ठीक। दूसरा है अब्दुल रज्जाक। दूसरा क्या है? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक में क्या देख रहे हैं? रॉ और जॉ 2 बार आ रहा है ना, 2 बार आ रहा है, तो यानी देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद है बारबोसा। बारबोसा को हम लगाएंगे कृष्णदेव राय के साथ। क्यों? हम भगवान कृष्ण का बार बार नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? भगवान कृष्ण का बार बार नाम लेते हैं, तो बारबोसा से बार बार किसका नाम लेते हैं? कृष्णदेव राय का नाम लेते हैं। तो बस ये भी याद रह जाएगा। उसके बाद है नूनीज। नूनी से याद रखेंगे नानी, नानी, ठीक है, नानी, वो अपने नाती को बुला रही है, नाम है उसका अच्युत, ठीक है। नूनीज बुला रही है किसको?
यानी नानी बुला रही है अच्युत को, नानी बुला रही है अच्युत को, बस आपको बस इतना ही याद रखना है, नानी बुला रही है अच्युत को। बार बार हम कृष्ण देव राय का यानी भगवान कृष्ण का बार बार नाम लेते हैं। दूसरा अब्दुल रज्जाक में इसमें रॉ और जॉ दो बार आया यानी द्वितीय, देवराय द्वितीय। फिर है निकोलो डी कोंटी, निकलो, तुम पहले यहाँ से निकलो, तुम पहले यहाँ से निकलो, निकलो से निकोलो, अब पहले निकलो यानी देवराय प्रथम। ठीक है, बस इस तरह से आपको मिला देना है। ठीक है, और आप अगर इसको मिलाएंगे तो आप मिलाएंगे तो देखेंगे ये सब मिला हुआ ही है। ठीक है, निकोलो डी कोंटी का पहला हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक का ये द्वितीय है ही, बारबोसा का ये कृष्ण राय है ही, नूनीज का अच्युत राय। ठीक है, बस मिल गया। और मिलाने के बाद ऑप्शन देखेंगे तो 1 2 3 4 ये पहला ऑप्शन हमारा मिल जाता है। ठीक है, बस आपको याद रखना, किस तरह से आपको याद रह जाए, बस इसके लिए चीज़ है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं आप। पहला है एका आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी एका आंदोलन के बारे में हमें गलत कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। पहला है 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन शुरू हुआ। किराया साझा करने की प्रथा उन मुद्दों में से एक थी जिसके कारण आंदोलन की शुरुआत हुई। मदारी पासी एका आंदोलन के नेताओं में से एक थे। मार्च 1922 तक अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन करने से आंदोलन समाप्त हो गया। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। ठीक है, तो आप ऑप्शन को अगर देखेंगे सही से तो जो पहला ऑप्शन है ना, ये पहला ऑप्शन 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन शुरू हुआ, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में नहीं बल्कि कई जिलों में हुआ था, जिसमें बहराइच था, सीतापुर था, ठीक है, इसमें हरदोई था, ये सब कुछ वहाँ के ज़िले थे, वहाँ पे ये आंदोलन हुआ था। ठीक, दूसरा जो है किराया साझा करने की उन प्रथा में से एक थी जिसके विरुद्ध आंदोलन हुआ था, तो ये बात सही है। तीसरा है मदारी पासी एका आंदोलन के नेताओं में से एक थे, तो मदारी पासी इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे और ये आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था जो कि 1922 में आके ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो बाकी तीन ऑप्शन बी सी डी ये तीनों क्या है, सही है। हमारा गलत ऑप्शन कौन सा था, ये पहला था गलत। ठीक, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर कह रहा है कि इसका वो बताना है, क्रोनोलॉजी बताना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, मद्रास महाजन सभा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो आप ऑब्वियसली मिला ही सकते हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये होता है 1866 में, 1866 में ये होता है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये होता है 1843 में, 1843 में होता है, 1843 में। मद्रास महाजन सभा ये होता है 1884 में, 1884 में। फिर है बंग भाषा प्रकाशिका सभा ये होता है 1836 में। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे कुछ रिलेट करने के लिए बात बता रहे हैं। देखिए, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, यहाँ पे क्या है, बंग भाषा और सभा है, बंग भाषा और सभा है। आप याद कीजिए 1936 को, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा होता है लखनऊ में। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा होता है 1936 में लखनऊ में। उससे 100 साल पीछे जाएंगे, हम बंग भाषा सभा को रिलेट करेंगे। ठीक है, 1936 से 100 साल पीछे जाएंगे, बंग भाषा सभा को रिलेट करेंगे किससे, अखिल भारतीय किसान सभा से, जो कि 1936 में होता है। हमें उससे 100 साल पीछे जाना है और वो हो जाएगा 1836। ठीक है, बस इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। 3 नंबर है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा होता है 1884 में। आप जानते हैं 1885 में कांग्रेस का गठन होता है, 1885 में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, 1885 में कांग्रेस का गठन होता है, उससे 1 साल पहले हम कहाँ चले जाएंगे, मद्रास। ठीक, कांग्रेस के गठन से 1 साल पहले हम कहाँ चले जाएंगे, मद्रास। बस मद्रास जैसे ही जाएंगे, मद्रास महाजन सभा में याद हो ही जाएगा। ठीक है, यानी ये होता है 1884 में। ठीक है,
कांग्रेस का गठन 1885 में, उससे एक साल पहले मद्रास गए और वो हो जाएगा हमारा 1884, मद्रास महाजन सभा 1884। उसके बाद है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये कब होता है? ये होता है 1843। 1843 एक और वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी समय में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा दास प्रथा का अंत किया जाता है। ठीक है, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में होता है, 1866 में होता है। और हाँ, यही है 1866। तो आप मिला सकते हैं, है ना, इसको मिला सकते हैं इजीली। तो आप जब मिलाएंगे तो सबसे पहले हो जाएगा आपका चौथा बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे 1836, ये होता है 1884। ठीक, 84। उसके बाद ये है 1843 है ये, और ये है 1866। तो मिलाएंगे तो आप मिला लेंगे आसानी से। ये हमारा 4 सबसे पहले होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 1 और 3। हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। तो ये जो ऑप्शन है दोनों, ये दोनों का दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, यह भारत में कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलू से जुड़ा हुआ था और मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए इसको जिम्मेदार ठहराया गया। इसमें एक्स्ट्रा बात यह है कि मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था? 1929 में हुआ था। एकदम ध्यान रखना है, कितना बार सवाल पूछा जा चुका है इसमें कि कब हुआ था। दूसरा ये मामला था अदालत से जुड़ा हुआ मामला था। ठीक है, अदालती विवाद से ये इसका कनेक्शन था। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? वेरी पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ये था कोई और नहीं बल्कि खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें हम सीमांत गांधी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी कहते हैं, और इन्होंने ही लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया था। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा आंसर खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है मिलाने वाला है ये। ठीक है, जिसमें से क्या है, कुछ पद दिया हुआ है, उसका कार्य उससे मैचिंग करना। पहला है कुलब, ग्रामणी, वाजपति, विश्वपति। ठीक है, तो देखिए जो वैदिक सभ्यता था, ठीक है, उसमें क्या था, वैदिक सभ्यता में वहाँ की ये राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ये क्वेश्चन है। उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी ना, 5 भाग में बटी हुई थी। कौन कौन से भाग थे? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कौन कौन सा था? हम लिख देते हैं यहाँ पे। कुल था, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र था ये। तो ये 5 भाग था उस समय की राजनीतिक व्यवस्था का। कुल से मिलके ग्राम बनता था, ग्राम से मिलके विश्व बनता था, विश्व मिलके जन बनता था, जन मिलके राष्ट्र बनता था। तो इसका कौन सा प्रधान होता था, वही हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है। कुलब कहलाता था, कुल के प्रधान को कुलब कहते थे और ये परिवार का प्रधान होता था। ठीक है, उसके बाद है ग्रामणी। ग्रामणी गाँव, नाम से स्पष्ट है, गाँव का प्रधान होता था। उसके बाद है विश्वपति। विश्वपति जो विश्व का प्रधान होता था, विश्वपति। ठीक, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा, हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है। तो कुल हो जाएगा पहला का, कुल हो जाएगा किसका? कुल हो जाएगा कुलप है, तो कुलप हो जाएगा परिवार का प्रधान। उसके बाद ग्रामणी है, तो ग्रामणी क्या हो जाएगा? गांव का प्रधान। वाजपति है, वाजपति होता था चारागाह का प्रधान। ठीक है, उसके बाद विश्वपति है, विश्वपति होता था गांव के समूह का प्रधान। विश्वपति गांव के समूह का प्रधान होता था।
तो इस तरह से आप मिलाएंगे तो हमारा जो बी ऑप्शन है 2 3 1 4, ठीक है, 2 3 1 4, ये बी नंबर 2 3 1 4 हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर। अब ये अशोक का अभिलेख है और उसका क्या क्या मेन बात रहा था किस अभिलेख में, उसी से क्वेश्चन है। ये कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है प्रथम शिलालेख, चौथा शिलालेख, छठा शिलालेख, 9वां शिलालेख। अब फ्रेंड्स आपको सारे अभिलेख शिलालेख जितने भी अशोक के वो सब एकदम फिंगर टिप होना चाहिए, है ना। तो पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा करता है, तो ये तो सही है। दूसरा है चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा करता है, तो यह भी सही है। छठा शिलालेख है तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, ये गलत है, ये जो है ये गलत है, ये नहीं होगा। 9वां शिलालेख है शिष्टाचार का उल्लेख, तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। देखिए आपको अगर याद नहीं होता है तो पहला तो पशु बलि की निंदा करता है, ठीक है। दूसरा में क्या होता है, दूसरा में वो पशु और मानव के उपचार यानी उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था करता है, उसके कल्याण की बात करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा में होता है कि अपने अधिकारियों से कहता है कि हर वर्ष वो हर 5वें वर्ष अपने राज्य का दौरा करे, प्रजा का देखभाल करे, प्रजा की उसकी स्थिति को देखे। चौथा में तो है ही भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष की घोषणा करता है। 5वां में होता है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, ठीक है। छठा क्या है, छठा जो हमने गलत बताया है, छठा गलत है ही। उसमें यह है कि आत्मनियंत्रण की बात कही गई है, आत्मनियंत्रण की बात कही छठा में। तो इसको कैसे याद रखेंगे, मान लेते हैं छठा है ना, ये छठा से मान लेते कोई खिलाड़ी छक्का मार दिया, ठीक है, छक्का मार दिया। अब उसके बाद क्या है, इसको अभी लंबी पारी भी खेलना है, तो तुरंत वो क्या हो, उसको अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, तुरंत डिफेंसिव मूड में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट बॉल पे भी हिट करेगा, तो अपने आप को डिफेंस करेगा, अपने आप को बचाएगा, यानी आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण छठा में यही है, आत्मनियंत्रण का उल्लेख किया गया है। तो आप इससे याद रख सकते हैं, छठा शिलालेख, कोई खिलाड़ी है छक्का मार दिया है लेकिन उसको अभी लंबी पारी खेलना है, तो नेक्स्ट बॉल पे क्या करेगा, डिफेंसिव खेलेगा, तो क्या करे, अपने आप को नियंत्रित कर लेगा वो, यानी आत्मनियंत्रण, ठीक है। बस याद रखने के लिए आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। 9वां क्या है, 9वां शिष्टाचार का उल्लेख है। तो 9वां में नो क्या है, हम याद रखेंगे 9वां को नियम से। 9वां नियम, क्या नियम, किस चीज़ का नियम, तो शिष्टाचार का नियम, शिष्टाचार का नियम, यानी 9वां शिलालेख में शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। बस इस तरह से आप बाकी चीज़ को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चूँकि देखिए डायरेक्ट याद रखने से होता नहीं है, आप भी जानते हैं कि चीज़ें पढ़ने के बाद फिर लोग भूल जाता है, तो हम पूरी शिलालेख को कई तरह से रिलेट करके उसको याद रखे हुए हैं, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी जाती है। हर्षवर्धन की रचना दी गई है, कार्य में से कौन हर्षवर्धन की रचना नहीं है। तो नागानंद है ही, प्रियदर्शिका भी है, रत्नावली भी है। ये जो है डी नंबर कथा सरित सागर, ये नहीं है, ठीक है। कथा सरित सागर ये इसकी रचना नहीं है। ये किसका है, तो ये है सोमदेव का। किसका है ये सोमदेव का है। सोमदेव का है, ये सोमदेव का है, कथा सरित सागर सोमदेव, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, करा मोहम्मद गोरी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। मोहम्मद गोरी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, तो ये शासक वहाँ का था भीम द्वितीय। कौन था, भीम द्वितीय वहाँ का शासक था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, दीवान रियासत बाजार नियंत्रण एकदम सही है। शाहना या मंडी बाजार अधीक्षक, ये भी सही था। बरीद या मंडी बाजार निरीक्षक, यह भी सही है। तो कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो उपरयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा डी नंबर, उपरयुक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि जो सारा है वो सब सुमेलित है, हमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, बस इतना है। ओके, आपको अगर याद नहीं रहेगा ना ये दोनों पॉइंट, क्या है ये वाला,
शाहना ए मंडी और बरीद ए मंडी, इसको आप याद रख सकते हैं। शाहना है ना, मान लेते हैं कि शहनाई बज रही है, कहाँ पे, जब आप अच्छे अच्छे की शादी में जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, शहनाई बजती है। तो अधीक्षक से अच्छे अच्छे, ठीक है, अच्छे शादी में, यानी बड़े घर की शादी में जाते हैं, तो नहीं देखते हैं कि शहनाई बजती रहती है, और भी बहुत सारी व्यवस्था रहती है, तो शहनाई बजती है। तो शहनाई कहाँ बजती है, अच्छी शादी में जब जाते हैं। तो अच्छी से याद रखना है क्या, अधीक्षक, अच्छी से याद रखना है अधीक्षक, हमें अच्छी से रिलेट करना है अधीक्षक को, ठीक है, बस अधीक्षक को रिलेट करना है। ओके, तो शहनाई कहाँ बजती है, जब अच्छी शादी में जाते हैं तो वहाँ शहनाई बजती है, यानी बाजार अधीक्षक, शाहना ए मंडी बाजार अधीक्षक। ओके, फिर देखते हैं ये बरीद ए मंडी है ना, बरीद ए मंडी, बरीद से याद रखना है बकरीद, बकरीद, बकरीद से यानी बकरी, बकरी, ठीक है। बकरी कैसा होता है, निरीह प्राणी होता है, कैसा होता है, निरीह प्राणी होता है। तो निरीह से याद रखना है निरीक्षक, निरीह से निरीक्षक, बरीद से बकरीद, बकरीद से बकरी, और बकरी कैसा होता है, निरीह प्राणी होता है, बस याद रह जाएगा ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पे। विभाजन विरोधी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक महान क्रांतिकारी छलांग को चिन्हित किया। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरोध के लिए कुछ कदम उठाए। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला है, क्रांतिकारियों ने आयरिश और रूसी क्रांतिकारियों के तरीकों का अनुसरण किया। तो ये क्या है, ये तो सही स्टेटमेंट है ना। हम जितने भी बाहर में उस समय क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे देश विदेश में, हम उसका अनुसरण किए थे। दूसरा है, उन्होंने विदेशी भूमि पर गतिविधि केंद्र स्थापित किए, यह भी तो सही है। आप देखते हैं कि जो गदर पार्टी का गठन होता है सैन फ्रांसिस्को में होता है, इधर आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है सिंगापुर में, ठीक है। उसके बाद है, उन्होंने प्रभावशाली औपनिवेशिक व्यक्तियों की हत्या के प्रयास किए, तो यह भी तो सही है। जो औपनिवेशिक व्यक्ति था अंग्रेज का या किसी और कंपनी का, उसकी हत्या का प्रमाण है हमारे इतिहास में, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। ओके, ये हमारा तीनों सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही, सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर मैचिंग करने वाला है, आनंद मोहन बोस, जस्टिस M.G. रानाडे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, फिरोज शाह मेहता। तो आनंद मोहन बोस, तो क्या करना है, ये कौन सा कार्य है, कौन सही सुमेलित है, ठीक है। तो ये तो लग रहा है सब सारा सुमेलित है। क्यों, आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, ठीक है। आनंद मोहन बोस के साथ में और भी लोग थे, जैसे S.N. बनर्जी थे। S.N. बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों मिलकर इंडियन एसोसिएशन का गठन करते हैं। जस्टिस M.G. रानाडे, पूर्ण शाही सभा, ये भी सही है। जी सुब्रमण्यम अय्यर, मद्रास महाजन सभा, ठीक है। और फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, यह भी सही है, ठीक है। तो चारों हमारा सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक। ओके, नेक्स्ट है, आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे सभी विदेशी पूंजी के बड़े पैमाने पर निवेश का विरोध करते थे। उन्होंने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के साधन के रूप में स्वदेशी के विचार को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने किसानों पर कराधान का बोझ हल्का करने के लिए भू राजस्व में कमी लाने हेतु आंदोलन किए, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये गलत है, समझे। सॉरी, कौन सा कह रहा है, प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत है। उसके बाद जो है दूसरा और तीसरा, ठीक है, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के साधन के रूप में स्वदेशी का विचार अपनाया, ये तो सही बात है। स्वदेशी का जो विचार अपनाया गया था ताकि हम अपने भारतीय जो हमारे उद्योग थे, शिल्पकार थे, ठीक है, उसको हम बढ़ावा दे सकें। दूसरा है, किसानों पर कराधान का बोझ हल्का करने के लिए भू राजस्व में कमी लाने हेतु आंदोलन की। इसके तो ढेर सारे प्रमाण हैं कि राजस्व में कमी लाना है, उसके लिए आंदोलन करना है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी 2 और 3 जो हमारा सही है, 2 और 3 सही है, ठीक, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा में हुई थी का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष 1936 में जब हुआ था, उस समय
स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और विजयवाड़ा में जब हुआ था 1944 में, उस समय भी उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए यही करते हैं, राइट, ये ठीक है, ऑप्शन ए। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। हो विद्रोह का आयोजन सिंहभूम के अधिग्रहण के खिलाफ किया गया, तो यह सही स्टेटमेंट है। हो विद्रोह के दौरान किसी कृषि राजस्व नीति एक प्रमुख मुद्दा था, तो यह भी सही है। मुंडा विद्रोह को साहूकारों और वन ठेकेदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध संचालित किया गया, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। हो विद्रोह होता कब है? तो हो विद्रोह होता है 1820 से 22 के बीच में, ये पहला चरण होता है। उसके बाद भी इसका एक और चरण होता है, ठीक है। तो पहला चरण 1820 से 22 में होता है हो विद्रोह। और इसका मुख्य क्षेत्र देखें तो सिंहभूम तो है ही, इसका बड़ा क्षेत्र होता है छोटा नागपुर पठार, ठीक है। तो उसके आसपास ही पूरा आंदोलन होता है हो विद्रोह, ठीक। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सदस्यों ने संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व किया था? तो अल्पसंख्यक वर्गों का जो प्रतिनिधित्व किया था, जो ऑप्शन हमारा गिवन है उसमें से एक है फ्रैंक एंथनी और दूसरा है डॉक्टर HP मोदी, फ्रैंक एंथनी और HP मोदी। और इस प्रकार हम देखें तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा केवल 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संबंध में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम भारत के लिए तैयार संविधान प्रस्तावों में अंतिम तथा सबसे विस्तृत दस्तावेज था, तो क्या यह सही है? तो यह तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी, तो यह भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा, इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, संघीय शासन प्रणाली, ठीक है, इसकी एक प्रमुख विशेषता तो थी ही ये। उसके बाद है इस अधिनियम द्वारा शासकीय कार्यों को 3 सूचियों में विभक्त किया गया, जिसमें संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या 58 थी। देखिए 3 विषय तो थे ही, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। लेकिन इसमें जो विषय था ना, ये विषय 58 नहीं था, ये विषय क्या था? 58 नहीं था, ये विषय 36 था, ठीक है, 36 था, 36 विषय थे इसमें, ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा 1, 2, 3 ये सही होगा, चौथा जो होगा वो 58 की वजह से गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे 36 का इसमें सब्जेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं बौद्ध ग्रंथ के संबंध में कथनों पर विचार करना है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये सही बात है, पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली भाषा कन्नौज या उत्तरी बिहार में बोली जाती थी, पाली भाषा जो है कन्नौज या उत्तरी बिहार में बोली जाती थी, ये गलत है, ठीक है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कहलाती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा जो है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कहलाती थी, तो ये सही स्टेटमेंट है। तो हमारा क्या कह रहा था, कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कौन सा है? 1 और 3 सत्य है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा जैनुल आबिदीन की उपलब्धियों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसे बादशाह कहा जाता था, उसने लद्दाख पर मंगोल हमले को नाकाम किया था, वह तिब्बत खुर्द को नहीं जीत पाया, उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था, ठीक है। तो उसे बादशाह कहा जाता ही था, सही बात है। उसने लद्दाख पर मंगोल हमले को नाकाम किया, यह भी सही है। उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था, ये तो बात फैक्ट है, कहा ही जाता था। ये जो है ना ऑप्शन सी कि वह तिब्बत खुर्द को नहीं जीत पाया, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ओके। अस्थायी बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई थी? हमें देखना है। कंपनी जो राजस्व तय किया वह इतना अधिक था कि उसको चुकाने में जमींदारों को बहुत परेशानी हुई थी।
सही बात है ये। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में असमर्थ हो जाता था उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। यह भी सही है, चूँकि सूर्यास्त कानून लाया गया था उसके लिए उस समय। इस व्यवस्था में से ज़मींदारों की स्थिति में तो सुधार आया, किंतु कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ। यह भी बात सही है। और आप देखेंगे तो तीनों स्टेटमेंट ऊपर का सब सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त जानते हैं कि 1793 में आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लाया जाता है। उत्तर बिहार, बंगाल, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में इसको लागू किया जाता है। ठीक है, ये सब अब ये ऐसा टॉपिक ही है कि इससे सवाल लगभग एग्जाम में बन ही जाता है। ठीक है, उनके खुर्दा विद्रोह के संबंध में हमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यह विद्रोह 1790 में हुआ। इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। पाइका ने थाने और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया। इस विद्रोह में रैयत और जमींदार दोनों शामिल थे। ठीक है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, खुर्दा विद्रोह को जानना है कि सबसे पहले ये जो विद्रोह था ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइका विद्रोह बोलते हैं। यही होता है पाइका विद्रोह। खुर्दा विद्रोह को ही पाइका विद्रोह कहते हैं। ठीक है, पाइका विद्रोह कहते हैं। और ये होता कब है? तो ये होता 1817 में होता है। उड़ीसा में जो पाइका समुदाय होता है उसके द्वारा यह आंदोलन या विद्रोह होता है। ठीक है, तो पहला जो है 1790 में होता है। ये गलत है, बाकी सारा स्टेटमेंट सही है इसमें। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 सही है ना, पहला गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। B.R. अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलनों का जनक माना जाता है। उनके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन का चुनाव करना है। उनका जन्म महार परिवार में हुआ था, सही बात है। 1931 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन तो शुरू किया था, ठीक है, लेकिन 1931 में नहीं, वो चलाया था 1927 में। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन भीमराव अम्बेडकर के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन सी है, वे हिंदू धर्म में समानता और जातिवाद की अनुपस्थिति को लागू करना चाहते थे। तो यह भी सही बात है। ठीक, तो कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी, ये क्या है? गलत है। यहाँ पे 1931 नहीं है, यहाँ पे 1900 कितना होगा? 1927 हो जाता है ये। ठीक है, 1927। ओके, बाकी सारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए? स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए? तो आप स्टेटमेंट देखेंगे तो ये सारा जो स्टेटमेंट है वो सब सही है। ठीक है, पूरा पढ़ लेंगे कि सारा स्टेटमेंट सही है कि कपड़ा मिल, साबुन, माचिस के कारखाने, हैंडलूम के उद्यम, राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां खोली गई, राष्ट्रवादी काव्य गद्य पत्रकारिता का विकास हुआ था और 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो ये सारा स्टेटमेंट सही है इसके बारे में, और ये सब परिवर्तन हुए थे। ठीक, उसके बाद है 28 नंबर, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी। नहीं, ये गलत है। हिंसक जो राजनीतिक बंदी थे उसको रिहा करने पर सहमति नहीं बनी थी। ठीक है, ये वाला, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकान पर धरना देने के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। नहीं, अधिकार तो दिया गया था कि जितने भी विदेशी कपड़े की दुकान है उसके सामने धरना देना, शराब की दुकान के सामने धरना देना, ये अधिकार दिया गया था। ठीक है, आप जानते हैं कि इन सब काम में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ए और बी जो है वो हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आप डी जान ही रहे हैं कि समझौते के अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन भारतीय प्रतिनिधिमंडल यहाँ से प्रस्थान करता है। ठीक है, तो ए और बी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी, ए और बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
कह रहा है जवाहरलाल नेहरू के संबंध में कथनों पर विचार करना है। नेहरू लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। उन्होंने वर्ष 1927 का अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है कि 1927 का अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया था। नहीं, अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत नहीं किए थे, वो उस सम्मेलन में केवल भाग लिए थे। ठीक है, इस सम्मेलन में केवल वो भाग लिए थे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो केवल एक हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। वो पहला सही है, दूसरा गलत है। उसमें भाषण नहीं दिए थे, उसमें केवल भाग लिए थे, केवल वो भाग लिए थे बस। ठीक है, ओके। 1857 के बारे में कह रहा है कि विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 में समाप्त कर दी गई। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो ने उठाया था। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। तो स्टेटमेंट ये दोनों सत्य है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, कोई स्टेटमेंट असत्य नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। सबसे सटीक वर्णन है, तो आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो सबसे सटीक जो वर्णन हमें मिलता है वो ये है कि मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। तो सबसे सटीक वर्णन है कि संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, ऑप्शन सी। क्यों? देखिए, डी जो कह रहा है संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ये तो गलत है ना। जितने भी मौलिक अधिकार हैं उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि वो एकदम से गारंटी युक्त है, उसके ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, आप जानते हैं कि लोक स्वास्थ्य है, सार्वजनिक व्यवस्था है, राष्ट्रीय एकता अखंडता है, ऐसे मामलों में मौलिक अधिकार के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसी को बोलते हैं युक्ति युक्त प्रतिबंध। ठीक है, तो डी नंबर तो नहीं होगा, हमारा सही आंसर होगा संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित और समस्त अधिकार, ये मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये उसके बाद कह रहा है जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण और ऐसे क्षेत्रों के निवासियों की आदिम जीवन पद्धति की रक्षा करने हेतु किन राज्यों से संबद्ध राज्यपालों को स्वविवेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, स्वविवेक अधिकार प्रदान किए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में तो नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एकदम से क्या ही बोले, ऐसा सवाल नहीं बनता बीपीएससी में, लेकिन प्रैक्टिस सेट है तो हमें नॉलेज के लिए भी कम से कम देखना है। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया गया ना, सिक्किम, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे राज्य राज्यपालों के स्वविवेक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, आपको याद करना है। ठीक है, ये होता है। तो जितने भी स्टेट हैं सारे इसके अंतर्गत आते हैं, और ये ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये सारे हो जाएंगे इसमें। ठीक है, और अगर आपको याद रखना है ना, इसका एक ट्रिक है स्मंत, इसका एक ट्रिक है स्मंत। क्या होता है स्मंत, SMANT। ठीक है, स्मंत। एस से हो गया सिक्किम, ठीक है, M से मेघालय, A से असम, N से नागालैंड और T से त्रिपुरा। ठीक है, ये राज्य है। अब इसको याद रखना। अब देखेंगे आप A से वहाँ पे अरुणाचल भी हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, इस तरह से। ओके, कह रहा है पंचायत अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन से शक्ति और कार्य प्रदान किए गए हैं। ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन, शराब के उत्पादन, आसवन और निषेध को नियंत्रित करने का अधिकार, स्थानीय विवादों का समाधान करने का अधिकार। तो ये सारे अधिकार पंचायतों को दिए गए हैं। आप अपने गांव में आसपास में ये सब चीज़ देखते ही होंगे। ठीक है, तो ये सारा अधिकार उसके पास होता है। समझे? तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, तीनों सही चीज़ है। ओके।
नेक्स्ट है निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, कैसे हटा सकते हैं? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, जो निर्वाचन आयुक्त होता है, जानते हैं कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, कैसे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर। और ये इतना सिंपल भी नहीं होता, इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा से एक विशेष बहुमत वाला संकल्प पारित करवाना पड़ता है, उसके बाद ये राष्ट्रपति के द्वारा ये उसे हटाया जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या विचार के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते हैं? समाजवादी सिद्धांत तो है ही, गांधीवादी सिद्धांत है ही, उदारवादी भी है, साम्यवादी नहीं है। ठीक है, साम्यवादी नहीं है, ये नहीं है हमारे पास। समाजवादी जानते हैं कि 38-39 जो है वो समाजवादी सिद्धांत है आर्टिकल। गांधीवादी अनुच्छेद 40, ठीक है, 43 भी है, गांधीवादी है ना। उदारवादी जानते ही हैं कि 44 जो समान नागरिक संहिता है 44 है, वो उदारवादी सिद्धांत का एक सुंदर उदाहरण है वो। साम्यवादी सिद्धांत हमारे DPSP में कहीं पे नहीं है। ठीक, ओके। 36 है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो आप ऑप्शन देखिए, मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये DPSP है। ठीक है, ये आर्टिकल 50 होता है DPSP का। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, है ना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये DPSP है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, तो ये तो है नहीं यहाँ पे। जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी है। ठीक है, बी है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ठीक है, ओके। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कौन सा कथन है? उस पर विचार करना है। यह केंद्रीय प्रशासन से संबंधित सभी नीतिगत निर्णय लेती है, बिल्कुल सही बात है। यह सभी नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन की देखरेख करती है, यह भी सही है। यह विधेयकों का निर्माण कर संसद के दोनों सदनों में उन्हें पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो यह भी सही स्टेटमेंट है। तो तीनों का तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, सही स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट सही है। ओके। लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव किया जाता है। तो स्पीकर का जो चुनाव होता है कैसे होता है? ये होता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा स्पीकर का चुनाव होता है, ऑप्शन सी। ठीक, ओके। महान न्यायवादी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, समिति का सदस्य भी हो सकता है वह। लोकसभा में बोल सकता है, हाँ बोल सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, तो ये जो बात है लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये गलत बात है। ठीक है, मतदान नहीं कर सकता है वो, बाकी बोल सकता है, किसी समिति का सदस्य हो सकता है, वहाँ की कार्रवाई में भाग ले सकता है। ठीक है, तो चौथा जो है वो गलत है, बाकी हमारा 1, 2, 3 जो है वो स्टेटमेंट सही है। और महान न्यायवादी के बारे में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल एकदम याद होना चाहिए, आर्टिकल 76। ठीक है, 76। ओके, नेक्स्ट है 93 यानी 93वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो 93वां संविधान संशोधन है वो पिछड़े वर्ग के छात्रों के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में उसके आरक्षण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके आरक्षण से जुड़ा हुआ एकदम फैक्ट है, ये एकदम याद रहना चाहिए। और ये हुआ कब था? तो 2005 में ये हुआ था, 2006 में पारित हो गया था। ठीक, जो देखते हैं कि जो उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% OBC आरक्षण है वो इसी के तहत आया था, और ये 2006 में पारित हुआ था, 27% रिजर्वेशन। ठीक, नेक्स्ट है अब ज्योग्राफी शुरू होगा यहाँ पे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा स्रोत अप्रत्यक्ष स्रोतों में शामिल है? अप्रत्यक्ष स्रोतों में शामिल है उल्कापिंड, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण, भूकंपीय तरंगे। ठीक है, तो जो अप्रत्यक्ष स्रोत हैं वो सारे हैं,
ठीक है। उल्का पिंड भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, गुरुत्वाकर्षण भी है, भूकंपीय तरंग भी है ना। तो ये सारे इसके अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। भूकंपीय तरंग, आप तरंग जानते हैं, एस होता है, पी होता है, एल होता है ना। कुछ तरंग ठोस माध्यम से पास करता है, कोई द्रव माध्यम से पास करता है, कोई सतही तरंग होता है, केवल लेवल पे ही वो लेवल सरफेस पे ही पास करता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके अप्रत्यक्ष स्रोत के, जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है, दक्कन ट्रैप के शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। तो जो दक्कन ट्रैप का शैल समूह होता है वो है बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी का। ठीक है, बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी का ये एग्जाम्पल है, और इसी के द्वारा बेसाल्टिक जो वहाँ पे चट्टान है, उसी के द्वारा वहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा हमारा आंसर सी हो जाएगा, बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी का। ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी में बृहद हिमालय उसी का भाग है, पूर्वांचल हिमालय जो कि नॉर्थ ईस्ट में वो उसी का भाग है, शिवालिक हिमालय है ही उसी का भाग, गारो पहाड़ी चौथा, और ये पांचवा जो है खासी और महादेव पहाड़, ये इसका भाग नहीं है। गारो पहाड़ी जो मेघालय में है, गारो खासी जयंतिया का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का एक एक्सटेंशन है वो। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का वो पूर्वी एक्सटेंशन कहलाता है, यानी पूर्वी विस्तार है वो, गारो खासी और जयंतिया। ठीक है, यहाँ पे है महादेव पहाड़ी, पाँचवीं में है महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी तो मध्य प्रदेश में है ना। ठीक है, सतपुरा श्रेणी पे ही महादेव पहाड़ी। तो ये दो जो है 4 और 5 ये नहीं है, बाकी 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 ये हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, 1, 2 और 3। ओके। हिमालयी नदियाँ अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है। तो गोखुर झील बनाती है, विसर्प नदियाँ बनाती है, गुम्फित वाहिकाएँ। ठीक है, जो गुम्फित वाहिकाएँ होती है वह भी होती है। तो जो नहीं होता है ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा यहाँ पे, कौन सा कह रहा है कि आकृति का निर्माण नहीं करती है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सब तो होता है। गोखुर झील बनाता ही है, जानते हैं कि बेगूसराय का कांवरताल झील जो है, ठीक है, कांवड़ झील गोखुर झील का उदाहरण है। विसर्प नदी विसर्पण करती है, कोसी इसके लिए जग जाहिर है। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन है ही। कह रहा है कि कौन नहीं होता, तो इनमें से कोई नहीं, बाकी तीनों स्ट्रक्चर नदियाँ मैदान में आके बनाती है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र। चूँकि डेल्टाई क्षेत्र जो ऑप्शन बी है वहाँ पे क्या देखते हैं, डेल्टाई क्षेत्र में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान है वहाँ पे तो सुंदरबन वनस्पति दिखती है ना। ये नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक किस राज्य में है। तो ये राज्य है महाराष्ट्र ये। ठीक है, भारत में आने वाले भूकंपों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। लातूर का भूकंप वर्ष 1993 में आया था, यह क्षेत्र प्रायः भूकंप मुक्त है। लातूर के भूकंप का कारण जलाशय जनित चट्टानी दरार था। कोयना बांध क्षेत्र के भूकंप का कारण भारतीय प्लेट का खिसकना था। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट कह रहा है कि सही नहीं है, हमें ये चीज़ बताना है। तो पहला जो है लातूर का भूकंप 1993 में आया था, तो ये सही है, 1993 में आया था। यह क्षेत्र प्रायः भूकंप मुक्त है, तो यह भी सही बात है कि भूकंप मुक्त यह क्षेत्र है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भूकंप आ गया था। दूसरा है, लातूर के भूकंप का कारण जलाशय जनित चट्टानी दरार है। नहीं, लातूर के भूकंप का कारण जलाशय जनित चट्टानी दरार नहीं था, वो भारतीय प्लेट के खिसकने के कारण वहाँ पे वैज्ञानिकों ने बताया कि वो भूकंप का कारण वहाँ पे बना था। ठीक है, भारतीय प्लेट के खिसकने के कारण। ये सी है, कोयना बांध क्षेत्र के भूकंप का कारण भारतीय प्लेट का खिसकना था। नहीं,
वो जलाशय जनित दबाव जो उत्पन्न हुआ था ना, जो कोयना बांध था वहाँ पे जलाशय था, उस जलाशय से जो दबाव उत्पन्न हुआ था वही वहाँ पे भूकंप का कारण बना था उस समय। ठीक है, तो जो बी और सी है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, बी और सी। ठीक है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा था, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो बी और सी सही नहीं है। ठीक है, बाकी ए हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य तक का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्य तक प्राप्त होता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, समान अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद महाद्वीपीय भाग महासागरीय भाग की अपेक्षा अधिक सूर्य तक प्राप्त करता है, तो यह भी सही स्टेटमेंट है। शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक मात्रा में सूर्य तक प्राप्त होता है, तो ये गलत है, क्योंकि शीत ऋतु में उष्ण जो उच्च अक्षांश है ग्रीष्म ऋतु की तुलना में वहाँ पे अधिक सूर्य तक प्राप्त हो ही नहीं सकता। एक तो शीत ऋतु हम देखते हैं कि कैसे छोटा होता है और दिन में कुहासा लगा रहता है, तो अधिक सूर्य तक का वहाँ पे सवाल नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सी जो है हमारा वो गलत हो जाएगा। डी देखते हैं, डी है, सर्वाधिक सूर्य तक उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है तो होता है ऑलरेडी वो गर्म क्षेत्र होता है। ठीक है, वो क्या है कि वहाँ पे अधिक सूर्य तक प्राप्त करने की संभावना रहती है, तो जो स्टेटमेंट है वो सी हमारा जो है वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, 48 का सी हो जाएगा, 48 का सी, 48 का सी हो जाएगा। ठीक है, ओके, चूँकि हमको चुनना था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है 49। कह रहे कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, तो ये महासागरीय धाराएं बिल्कुल करता है। देशांतर, सनातन पवने, स्थल एवं जल का असमान वितरण, तो जो देखिए जो देशांतर होता है ना वो ये सब काम नहीं करता है। ठीक है, देशांतर ये सब काम नहीं करता। देशांतर का काम है किसी स्थान का वो स्थानीय समय बताना। ठीक है, कितना समय होगा, है ना, वो बताता है देशांतर, है ना। जैसे भारत में देखते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, भारत का स्थानीय समय बताता है वो, तो उस तरह से महासागरीय धाराएँ बिल्कुल बताता है। ठीक है, तो ये है सही बात है, देशांतर गलत हो जाएगा। सनातन पवने यानी जो अस्थायी पवने होती है वो होती है। स्थल एवं जल का असमान वितरण, ये भी इसका एक सही कारण है। ठीक है, तो जो 2 है वो गलत हो जाएगा, बाकी सारा स्टेटमेंट का जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 वाला, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, ओके। 50 नंबर है भारतीय मानसून के बारे में। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा पर अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ विषुवतीय जेट स्ट्रीम का प्रवाह होता है। दूसरा है, सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तिब्बत के पठार के ऊपर की वायु गर्म हो जाती है। तीसरा है, ग्रीष्म ऋतु में भारतीय प्रायद्वीप पर भूमध्य सागरीय जेट धाराओं का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है, भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा पर अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ विषुवतीय जेट स्ट्रीम का प्रभाव पड़ता है, तो ये प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये प्रभाव पड़ता है। दूसरा है कि सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तिब्बत के पठार के ऊपर की वायु गर्म हो जाती है। नहीं, तिब्बत के पठार की वायु गर्म होती है, लेकिन ऊपर की नहीं, वहाँ की निचली जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है, ऊपर की वायु ठंडी रहती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर तीसरा कहता है, ग्रीष्म ऋतु में भारतीय प्रायद्वीप पर भूमध्य सागरीय जेट धाराओं का प्रभाव पड़ता है, तो ये प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये नहीं पड़ता है, तो 2 और 3 जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, समझे, 2 और 3 गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, सही 1 होगा, यानी केवल एक ऑप्शन सही है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शील्ड ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। शील्ड ज्वालामुखी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो आप पूरा अगर पढ़ेंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि जो
देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट से निर्मित होता है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। यह ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होता है। इस ज्वालामुखी के निकास पर सिंडर शंकु का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है हमारा, ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होता है, तो ऐसा नहीं होता है, ये ज्वालामुखी विस्फोटक नहीं होता है। ठीक, बाकी हमारा जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, ए, बी और डी क्या है, सही हो जाएगा। जो असत्य है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सी। नेक्स्ट कह रहा है अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर यानी रेंज अधिक है, तो ये सही बात है। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर का जो तापमान का वार्षिक रेंज होता है, परिसर होता है, वो अधिक होता है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक जो परिसर होता है वो अधिक है, तो ये सही बात है। क्यों? क्योंकि देखिए, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी गोलार्ध है वो अधिक स्थानीय क्षेत्र है, स्थलीय क्षेत्र है। दक्षिणी गोलार्ध अधिकांशतः समुद्री क्षेत्र है, जल क्षेत्र है, जबकि उत्तरी गोलार्ध वो स्थलीय क्षेत्र होता है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन है हमारा वो दोनों का क्या कह रहा है, कथन सही है। कौन सा कथन सही है वो चुनना है, तो दोनों ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 1 और 2 यानी सी जो है, सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। 52 हिमालय की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून है। बृहद हिमालय की घाटियों में भूटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। फूलों की घाटी हिमालय में स्थित है। तो आप जानते हैं कि फूलों की घाटी हिमाचल में नहीं है। कहाँ पे फूलों की घाटी इतना फेमस है, वो उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ पे, उत्तराखंड में ये फूलों की घाटी कहाँ पे, उत्तराखंड। बाकी जो स्टेटमेंट है वो सब सही स्टेटमेंट है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फूलों की घाटी वाला, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यही एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक, ओके। 54 कह रहा हिमालयी क्षेत्र की नदियों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है और ये अपना मार्ग बदलती रहती है, तो सही बात है। कोसी नदी पर्वतों के ऊपरी भाग से भारी मात्रा में अवसाद लाकर अपना मार्ग अवरुद्ध करती है, यह भी सही बात है। वो इतना ना अपने साथ सिल्ट लेके आता है कि अपने ही मार्ग में जाके उसको जमा कर देता है, जिससे क्या है कि उसका मार्ग अवरुद्ध होता है और बस उसका मार्ग बदल जाता है, पानी इधर उधर उसका फैल जाता है। कोसी नदी मैदानी भाग में सर्पाकार रूप में प्रवाहित होती है, तो यह भी तो सही है। सर्पाकार उसका जो प्रवाह होता है वो सर्पाकार होता है, और क्यों होता है, वही सिल्ट की वजह से होता है। अपने ही मार्ग में क्या करता है, वो जहाँ तहाँ सिल्ट का जमाव कर देता है, यानी गाद का जमाव कर देता है, जिससे उसका मार्ग परिवर्तित होते रहता है। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट है वो तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, ओके। कह रहा है कि कौन सी लैगून झील है, तो चिल्का झील एक लैगून झील है। बूलर झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पुलिकट झील एक लैगून झील है। कोलेरू झील यह भी एक लैगून झील है। तो जो कह रहा है कौन सा एक लैगून झील है, तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 जो है ये लैगून झील है। ठीक है, 1, 3 और 4। बूलर झील कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है ये बूलर झील। ठीक है, मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है बूलर झील। और चिल्का झील उड़ीसा में है, और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी है। कौन सा, चिल्का झील। ठीक है, ये है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है। ठीक, और इसी झील में कौन सा है, श्रीहरिकोटा जो अंतरिक्ष केंद्र है वो इसी झील के तट पे है। ठीक, और ये है कोलेरू झील। ये कोलेरू झील कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक, तो ये सब पॉइंट्स एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, बनते ही रहते हैं सवाल। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, ये जारी करने वाला संस्था है कौन सा, IMF है। कौन सा है, IMF है ये, IMF बस फैक्ट है ये, IMF इसको जारी करता है। ओके,
व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, उस पर विचार करना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, ये सही स्टेटमेंट है। मुद्रास्फीति और विकास की गतिशीलता को समझना व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो ये जो है ये वाला दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है। क्यों है, तो पहले हम समझते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि क्या होता है। देखिए, व्यष्टि जो होता है ना, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक छोटी छोटी इकाई के रूप में हम इसको देखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक छोटी छोटी इकाई के रूप में देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति हो गया, एक परिवार हो गया, एक कंपनी हो गया। इसके अबाउट जो हम अर्थशास्त्र का स्टडी करते हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, छोटी छोटी इकाई के रूप में। जबकि समष्टि जो होता है ना, समष्टि वो समग्र रूप में देखते हैं, समग्र रूप में। जैसे एक देश की इकोनॉमी को हमको समझना है तो वहाँ पे समझना होगा उसका राष्ट्रीय आय कितना है, जीडीपी कितना है, पर कैपिटल इनकम कितना है, मुद्रास्फीति कैसी है वहाँ पे, ठीक है। तो जब हम किसी अर्थव्यवस्था को बड़े लेवल में, ठीक है, एक नेशनल वे में जब उसको देखते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। जबकि वही जब हम उसको एक छोटे छोटे टुकड़ों में देखते हैं, छोटी छोटी इकाइयों में देखते हैं, व्यक्ति होता है, परिवार होता है, एक कंपनी होता है, कोई संगठन होता है, उस रूप में जब देखते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अप्रोच होता है ना, वो बॉटम अप अप्रोच होता है। बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर का अप्रोच होता है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना, जो आजकल जो नीति आयोग है वो उसका अप्रोच क्या है, बॉटम टू अप अप्रोच है। जबकि इससे पहले योजना आयोग था, योजना आयोग का अप्रोच क्या था, टॉप टू बॉटम था। वो ऊपर से नीचे की ओर योजनाओं को लागू करना चाहता था। लेकिन इसका अप्रोच क्या है, एकदम बॉटम लेवल से, जो नीचे पे जहाँ पे एकदम ज़रूरत है, ग्राउंड लेवल पे जाके ये योजनाओं को एग्जीक्यूट करता है और उससे ऊपर की हो जाता है, ठीक है। तो ये अप्रोच होता है उसका, ओके। नेक्स्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 57 का। 57 का जो पहला क्या था, पहला तो सही था, दूसरा गलत था, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा, आंसर केवल ए हो जाएगा, ठीक है, ए, ओके। कह रहा है निम्न में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने की कौन सी विधि नहीं है, ये बताना है, ठीक है। उत्पादन विधि, ह्रासमान लागत विधि, आय विधि, व्यय विधि। तो इसमें जो विधि होता है ना, 3 विधि होता है, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। ये तीनों विधि हम जीडीपी कैलकुलेट करने में लगाते हैं। लेकिन ये जो है ना, ह्रासमान लागत विधि, ये नहीं है, ठीक है। ये तीनों यूज़ करते हैं लेकिन ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा बी नंबर, ह्रासमान लागत विधि, ओके। चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमें कथनों पर विचार करना है, ओके। चक्रीय अर्थव्यवस्था, आप इसको पूरा पढ़ लेंगे, सिंपल सा स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई खास बात है नहीं। और तीनों का तीनों जो स्टेटमेंट है इसमें सही है, ठीक है। चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में तीनों जो स्टेटमेंट दिया वो एकदम सही स्टेटमेंट है। आप इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। ये भी जो है ना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, आप इसको पढ़ लेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 2015 में शुरू हुआ था, ठीक है। अभी ये चौथे चरण का चल रहा है, इसीलिए 4.0 है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि इसका जो लाभार्थी होता है ना, वो किस एज ग्रुप का होता है। तो लाभार्थी होता है 15 से 59 वर्ष के एज ग्रुप का, 15 से 59 वर्ष, ठीक है। यानी 15 से 59 एज ग्रुप का कोई भी लोग है वो इसका लाभार्थी है, ठीक है, ये है। तो इसमें स्टेटमेंट जो है, ये दोनों स्टेटमेंट सही होता है, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है हमारा, ठीक है, ओके। उसके बाद किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होता है किसी भी दी हुई अवधि के लिए। तो पहले हम समझते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है और जीडीपी क्या होता है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय आय जो होता है ना, राष्ट्रीय आय वो किसी भी देश की या किसी अर्थव्यवस्था की वो आय होती है जो कि वहाँ के किसी वस्तु और सेवाओं के
का जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है ना, वो होता है राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय सीमा से परे होता है। वो हमारे, जैसे हम भारत के लोग हैं तो हमारे द्वारा जो आय सृजित किया जाएगा वो तो होगा ही, साथ ही साथ जो भारत के लोग हैं, भारत के बाहर रह रहे हैं अन्य देशों में, उसके द्वारा भी जो आय सृजित किया जाएगा वो सब राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय ये होता है। दूसरा होता है जीडीपी। जीडीपी क्या है? जीडीपी सीमा से बंधा होता है। जीडीपी में डोमेस्टिक जुड़ा हुआ है, तो वो घरेलू सीमा के अंतर्गत बस उसका दायरा होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे देश की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे हम हों या फिर कोई विदेशी नागरिक हो, यहाँ पे रह के हमारी अर्थव्यवस्था में उत्पादन कर रहा है, आय सृजित कर रहा है, तो उसके द्वारा जो भी जो वस्तु और सेवा होगा, जो उसको वो डेवलप कर रहा है, ठीक है, वो सब जीडीपी में शामिल होता है। तो जीडीपी क्या है कि वो एक दायरे में होता है, जबकि नेशनल इनकम का कोई दायरा नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है क्वेश्चन के अनुसार कि देश की राष्ट्रीय आय। तो जो देश की राष्ट्रीय आय होता है ना, वो हो जाएगा आपका, क्या होगा कि उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। जो भी उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा होता है उसका जितना मौद्रिक मूल्य होगा वो राष्ट्रीय आय होता है। ठीक है, ये है ऑप्शन हो जाएगा कितना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। उसके बाद है 62 नंबर है, 62 है, बड़ा स्टेटमेंट है। ठीक है, आप इसको पढ़ लेंगे। हम बता देते हैं कि ऑप्शन 3 जो है ना, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में इसका उल्लेख होता था कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का उत्पादन कितना किया जाएगा। ये गलत है। कभी ये नहीं तय किया गया पंचवर्षीय योजना में किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है। ठीक है, खाद्यान्न है, बागवानी है, और भी कुछ रिफाइनरी उत्पाद है, इंजीनियरिंग उत्पाद है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य कितना था कि कितना कृषि का विकास करना है, कितना आर्थिक विकास हासिल करना था, ये लक्ष्य होता था। ऐसा नहीं कि इस फलाने सामान का इतना उत्पादन करना है। तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। बाकी जो 1 और 2 है वो सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है हमारा 3 नंबर जो है, 3 नंबर। ठीक है, ये जो है ये सत्य नहीं है, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3। ओके, केवल 3 हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, नेक्स्ट बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, बता देते हैं इसमें क्या करना है। इसमें सेन सूचकांक के बारे में सवाल है। कौन सा सवाल है, सेन सूचकांक के बारे में। ठीक है, वही अमर्त्य सेन, भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है, अमर्त्य सेन, उन्होंने एक सूचकांक दिया था, उसका नाम है सेन सूचकांक। सवाल ये है कि सेन सूचकांक का संबंध किससे है। तो सेन सूचकांक का संबंध किससे है, तो ये संबंध है किससे है, ये संबंध है निर्धनता के आकलन से। निर्धनता के आकलन से, यानी गरीबी के आकलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गरीबी के आकलन से ये जुड़ा हुआ है सेन सूचकांक। ठीक है, एकदम याद रखना है, कई एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद है औद्योगिक नीति प्रस्ताव। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य बताना है। तो हम बता रहे हैं कि इसका क्या है, इसका लक्ष्य भारी उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करना था। इसके अंतर्गत उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, है ना। इसके अंतर्गत सी है, इसके अंतर्गत नए उद्योगों को अनुमति उस समय तक नहीं दी जाती थी जब तक वह सरकार से लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेता था। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए जाने वाले उद्योगों को लाइसेंस प्राप्त करना कठिन था। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा असत्य है। तो हमारा जो डी है ना, ये गलत है। ऐसा नहीं था, ठीक है, कि आर्थिक रूप से पिछड़े जो क्षेत्र हैं उसको लाइसेंस प्राप्त करने में कठिनाई होती थी, ऐसा नहीं था। बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसका लक्ष्य भारी उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करना था, तो पहला सही है। दूसरा कि उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, और ये जो क्लासिफिकेशन था, एक था सार्वजनिक, दूसरा था निजी, और तीसरा था सार्वजनिक और निजी दोनों मिला। ठीक है, पहला क्या था, सार्वजनिक, दूसरा था निजी, और तीसरा था सार्वजनिक और निजी। ठीक है, तीनों था। और तीसरा जो स्टेटमेंट क्या है वो सही था कि इसके अंतर्गत नए उद्योगों को अनुमति उस समय तक नहीं दी जाती थी जब तक वो सरकार से लाइसेंस प्राप्त नहीं करता था। यही तो लाइसेंस राज था,
लाइसेंस राज जो था पहले यही तो था 1991 इसी को तो ख़त्म किया गया था एलपीजी के द्वारा। जो लाइसेंस राज था उसको ख़त्म कर दिया गया। नहीं, इसको ख़त्म कर, क्योंकि जितना भी इन्वेस्टमेंट होता था, कोई कंपनी यहाँ पे आके अपना उद्यम स्टार्ट करना चाहती थी, उसको लाइसेंस प्राप्त करने में इतनी कठिनाई होती थी कि बस वो कागज़ पे ही जो फैक्ट्री था या कोई भी इंडस्ट्री था वो कागज़ पे ही रह जाता था। इतना लंबा प्रोसेस था, इतना जटिल होता था। तो उसी को तो 1991 में ख़त्म किया गया था लाइसेंस राज को, ठीक है, एलपीजी के द्वारा। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जी जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर, ठीक है, डी नंबर, आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट है कह चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता। अब साइंस सेक्शन शुरू हो रहा है, हम इसको देखते हैं साइंस सेक्शन को, ठीक है, देखते हैं इसको। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? तो किसका नहीं होता? चुंबकीय क्षेत्र का होता है एमआरआई में, रेडियो तरंग का होता है, गामा किरण का होता है, ठीक है, एक्स किरण का इसका उपयोग नहीं होता है। किसका नहीं होता है? एक्स किरण का नहीं होता है, ठीक है। चूँकि एमआरआई जो होता है एमआरआई, ये इसका फुल फॉर्म जानना ज़रूरी होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन, ठीक है, ये होता है। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है, रेडियो तरंग का भी होता है और गामा किरण का भी होता है, ठीक है। किसका नहीं होता? तो एक्स किरण का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक। उसके बाद ये है दूसरा है अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो इसका जो द्रव्यमान होता है किसके बराबर होता है? इसका द्रव्यमान होता है हीलियम के एक नाभिक परमाणु के, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, ठीक है, ये वाला होता है ये, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और अल्फा कण को हम क्या बोलते हैं? हीलियम ही तो बोलते हैं, हीलियम नाभिक बोलते हैं, हीलियम, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर, ठीक। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? नाभिकीय रिएक्टर में द्रव शीतलक सोडियम शीतलक के रूप में प्रयोग लाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। बोर्डो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होते हैं। तो क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये जो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, ये सही स्टेटमेंट है, ये वाला, ठीक है, ये हमारा सही स्टेटमेंट है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है दंत पेस्ट में, उसका एक अवयव होता है, यानी दंत पेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट का अवयव होता है, ठीक। बोर्डो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना का इस्तेमाल होता है, नहीं, सोडियम सल्फेट नहीं होता, ये होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है ये? कॉपर सल्फेट होता है। उसके बाद हाँ, ये हमारा सही स्टेटमेंट है। कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में लिक्विड शीतलक के रूप में प्रयोग होता है, यानी द्रव सोडियम का। तो द्रव सोडियम का इस्तेमाल जो होता है ना, ये FBTR में होता है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में होता है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में द्रव सोडियम का इस्तेमाल होता है। ये आपको फैक्ट है, ये भी याद रखना है, ठीक है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 67 का बी हो जाएगा, 67 का बी। नेक्स्ट है विषाणु सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी के होने के साथ कोशिका सिद्धांत की अपवाद भी है, क्योंकि ये बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। तो ये होता है बाह्य वातावरण में जो वो विषाणु होता है वो अजैविक होता है, यानी निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। ये सजीवों में द्विगुण द्वारा जनन होता है, यह भी सही है। इसमें DNA या RNA में से कोई एक अनुवांशिक पदार्थ होता है, यह भी सही है, ठीक है। हमारे हिसाब से इसका जो ऑप्शन आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, आंसर डी होना चाहिए। लेकिन एडिटोरिया में इसका आंसर ए दिया गया है, ठीक है, ए इसका आंसर दिया गया है। लेकिन ये तीनों स्टेटमेंट वायरस के बारे में सही है कि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, यानी ना तो सजीव है ना ही निर्जीव है। वो डिपेंड करता है उसको होस्ट कैसा मिला। अगर होस्ट सेल मिल गया
तो वो सजीव हो जाता है। होस्ट सेल से अगर बाहर चला जाता है तो वो फिर निर्जीव की तरह वो व्यवहार करता है। बाकी दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। उसमें डीएनए या आरएनए में से कोई एक ही अनुवांशिक पदार्थ होता है, दोनों अनुवांशिक पदार्थ एक साथ नहीं होता है। ठीक, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गति करता है, यदि इसके पथ में अपारदर्शी छोटी वस्तु रखी हो तो यह किनारों पर मुड़ जाती है, तब इस प्रभाव क्या कहते हैं? तो ये जो प्रभाव होता है प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। कोई भी प्रकाश है जब किसी, ठीक है, किसी अपारदर्शी वस्तु के किनारे से होकर जैसे मुड़ जाती है ना, तो ऐसा मुड़ना वो प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, और इसी की वजह से हम देखते हैं कि कोई चिड़िया होती है या हवाई जहाज़ है, आसमान में उड़ रहा है, प्रकाश तो उसके ऊपर पड़ता है, लेकिन उसकी जो छाया होती है हूबहू हम पृथ्वी पर नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है उसके किनारे से होकर मुड़ जाती है, तो उसका जो किनारा होता है वो धुंधला हो जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट किनारा हमको दिखाई नहीं पड़ता है। ये प्रकाश का विवर्तन होता है। ठीक है, ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये प्रकाश का विवर्तन। ठीक, दूसरा है, नेक्स्ट है, व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो व्यावसायिक मोटर के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन सत्य है। ये विद्युत चुंबक, इनमें विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, सही है। कुंडली को गर्म लौह रोड पर लपेटा जाता है, यह भी सही है। इसकी शक्ति अधिक होती है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है कि व्यावसायिक जो मोटर होता है उसमें अस्थायी चुंबक की जगह पे विद्युतीय चुंबक का प्रयोग होता है, और कुंडली को गर्म लोहे और क्रोड पर लपेटा जाता है, और जो कुंडली होता है, जो गर्म लोहा होता है, दोनों को मिला के वो आर्मेचर बनता है। ठीक है, और जितना हम उसमें नंबर ऑफ़ फेरे बढ़ाते हैं, यानी कुंडली में जितना नंबर ऑफ़ क्या कहते हैं उसमें कॉइल बढ़ाते हैं, फेरों की संख्या बढ़ाते हैं, उसकी शक्ति उतनी अधिक हो जाती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है, सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट है, क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण क्या है? निम्न आयनन ऊर्जा। यहाँ पे निम्नलिखित नहीं होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा निम्न आयरन ऊर्जा, ये निम्न हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, निम्न यानी कम। ठीक है, निम्न आयनन ऊर्जा। उच्च आयनन ऊर्जा, हाइड्रेशन की एंथैल्पी का उच्च होना, निम्न विभव मान। ठीक है, तो जो आंसर होगा हमारा कि क्वेश्चन है ये क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण होता है निम्न आयनन ऊर्जा। क्या होता है? इसका कारण होता है निम्न आयनन ऊर्जा। ठीक है, आपको समझना चाहिए कि आयनन ऊर्जा क्या होता है। तो आयनन ऊर्जा वो ऊर्जा होता है, कोई भी एटम या जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, कोई परमाणु या अणु अपने बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितना उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स को उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, वो होता है आयनन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, या फिर उसको ये आईपी भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, एक ही बात होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल जो हमारा आंसर होगा ये, हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। दूसरा है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। सबसे हल्का अधात्विक तत्व कौन सा होता है? सबसे हल्का अधात्विक तत्व, तो ये हो जाएगा सबसे हल्का अधात्विक तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा। पहला का हो जाएगा हाइड्रोजन, पहला का हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक, उसके बाद द्रव अधात्विक तत्व, द्रव अधात्विक तत्व, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो ब्रोमीन होता है। कह रहा है कि अधातु जिसमें चमक होती है, अधातु जिसमें चमक होती है वो हो जाएगा आयोडीन। अधातु जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक होती है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक, ग्रेफाइट ये होता है। मिला दीजिए। ठीक है, तो मिलाने के बाद आपका जो आंसर होगा वो होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। ठीक है, इधर गइए, यहाँ पे 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2, आप इसको मिलाएंगे तो 3 4 1 2 आता है आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 73 है, समस्थानिक कार्बन 6 14 संबंध है। किससे संबंध है?
देखिए जानते हैं कि कार्बन के समस्थानिक होते हैं, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। तो जो कार्बन 614 होता है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है कार्बन का। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल होता है यहाँ पे जीवाश्म की आयु निर्धारण में, यानी जो फॉसिल्स होते हैं उसका एज निकालने में कार्बन 614 का इस्तेमाल होता है। ठीक है। कारण किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना है कि अमीबा और राइजोबियम है ना, तो अमीबा जो होता है ना यूकैरियोटिक कोशिका होता है, अमीबा यूकैरियोटिक कोशिका होता है, जबकि राइजोबियम प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। और जैसे यूकैरियोटिक कोशिका होगा तो उसका जो केंद्रक होगा वो पूर्ण विकसित होगा, जबकि राइजोबियम जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होता है उसका जो केंद्रक होता है वो उतना विकसित नहीं होता है। ठीक है। तो केंद्रक की संरचना के आधार पर हम उसमें अंतर कर सकते हैं। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा, केंद्र की संरचना के आधार पर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से रुधिर की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है। रुधिर 2 घटकों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा एवं कोशिका। सही है। ठीक है। प्लाज्मा का परसेंटेज 60% है, कोशिका 40%। रुधिर के लाल होने का कारण आरबीसी में उपस्थित हिम लौह युक्त प्रोटीन है। ये भी बात क्या है, सही है। उसके बाद है रुधिर में सर्वाधिक संख्या आरबीसी की पाई जाती है जिनका जीवन काल 3 माह तक का होता है। तो ये बात तो सही है कि रुधिर में सर्वाधिक संख्या आरबीसी की पाई जाती है, लेकिन इसका जो जीवन काल है वो 3 माह नहीं, ये कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन का होता है। ठीक है। 20 से 120 दिन यानी 4 महीने का होता है मैक्सिमम। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। कहा क्या रहा था, असत्य कथन का चयन करना। असत्य कथन तो कौन सा होगा, असत्य हो जाएगा केवल 3 है। ठीक है। असत्य ये हो जाएगा हमारा 3 नंबर असत्य हो जाएगा। ठीक है। 1 मिनट, ये 3 नंबर क्यों, क्योंकि ये 3 महीना नहीं, ये कितना होता है 4 माह हो जाएगा। 4 माह 120 दिन होता है ना, 20 से 120 दिन का होता है। ठीक है। ये हो जाता है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 75 था। फ्रेंड्स वीडियो में लग रहा है कि बहुत लंबा हो गया है। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। वीडियो लंबा होने से थोड़ा सा उबाऊ हो जाता है ना। तो अभी तक हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और हम कोशिश किए हैं कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करते चले। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को भी हम यहाँ पे दिए हैं। नो डाउट कि आपको वो भी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। बस ये इसलिए होता है कि आपको चीज़ें याद हो जाए। ठीक है। तो यही था आज का, बस इतना ही सेशन हम इसको यहीं पे रखना चाहते हैं। और आप इसको अगर पढ़ भी लिए हैं तो आई होप कि अगर 1-2 बार इसको सुन भी लेंगे तो भी आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। ठीक है। तो हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और वीडियो अगर पसंद आए, अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। खैर ये आपके ऊपर है। ओके। हम इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।